0.6, ये पेज 450 निकालें। 0.6 the board may specify goods which Honda cannot sell to a बुरा बंदा। से बुरे बंदे को हम कैनॉट सेल वाली बात तो नहीं, बुरे बंदे को हम चीजें बेच देते हैं, आपको पता है, जो अनरजिस्टर्ड हो। तो अब आपने तसल्ली से बात सुननी है। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि होंडा कार्स के पास सरासिफ जाएंगे तो 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 की हम उनको बेचेंगे 5,10,000 डाल के, ठीक है। तो इसका मतलब है 17% टैक्स लेंगे सरासिफ से, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह कोई इंपोर्टर गया, उसने बताया कि मैं 2 नंबर तरीके से पहाड़ों से इंपोर्ट करता हूँ चीजें, लेकिन मैंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। तो होंडा कार वाले इसको 30 लाख वाली गाड़ी, मैंने क्या कहा था, कैनॉट सेल, या सेल तो करेंगे लेकिन 3% डाल के सेल करेंगे। तो 30 लाख वाली गाड़ी मैंने कहा था 35,10,000 की बजाय 36 लाख की बेच देंगे, यानी 5,10,000 की बजाय 6 लाख टैक्स ले लो, गाड़ी तो बेच दो। लेकिन अगर फेडरल, ये तो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में होगा, ये न्यूमेरिकली 0.6 अप्लाई नहीं करना कभी आपने, 0.6 लिख लें, नॉट न्यूमेरिकली। अच्छा, लेकिन अगर कभी फेडरल बोर्ड मिनिस्टर साहब से इजाजत ले ले तो होंडा को फोन करके कहेगा ओ भाई गाड़ी ना बेचना, इससे अंडरलाइन करें, कैनॉट, फिर होंडा इसको गाड़ी बेचेगा ही नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, देखने में तो यही लग रहा है बेचेगा नहीं, ऐसा नहीं होता, वो उसको बेच देता है, फिर 3% वो वाला भी लगाना पड़ता है। एक और नुकसान होंडा को होता है कि उस गाड़ी के लिए जो टायर वगैरह खरीदे थे ना जनरल टायर से, और उस गाड़ी के लिए जो इंजन वगैरह खरीदा था, उसकी परचेज होंडा की हुकूमत डेड कर देती है कि ये परचेज तुम्हारी हम डेड कर देते हैं क्योंकि तुमने ऐसे बंदे को चीजें बेच दी जिसको हमने बेचने से मना किया हुआ था। लॉ में इतना ही लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से आगे एक लाइन लिखी है, वो पढ़ें। इफ होंडा हैज मेड द सेल, होंडा विल चार्ज आउटपुट लिख लें कितना, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, बुरे बंदों का कितना होता है, 17 जमा 3। होंडा विल चार्ज आउटपुट बट होंडा कैनॉट माइनस इनपुट। सिर्फ कौन सा वाला, कैनॉट माइनस इनपुट ऑफ दैट कार ओनली। कौन सी वाली कार, जो किसको बेची है, अनरजिस्टर्ड को बेची है, सिर्फ वो लिखा। क्लियर? तो बताएं जी, बुरे लोगों को चीजें बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके कह दे कि नहीं बेचनी तो भी बेच सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं करेगा, न्यूमेरिकल्स में आपने नहीं अज्यूम करना बोर्ड ने मिनिस्टर से इजाजत लिया। न्यूमेरिकल्स में क्या हुआ करेगा, न्यूमेरिकल में हम नॉर्मल तरीके से 17 जमा 3 लगाया करेंगे और उसका इनपुट भी माइनस हुआ करेगा, वो कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, अच्छा जी आगे चलें। इसमें ना ये एक पॉइंट है, इसको भी कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ये फिर कभी पढ़ाऊंगा आपको। तो डब्बे वाली बात पढ़ लें। गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड मिस्टर कमर a registered person to sell goods to an unregistered person। कमर है, कमर की जगह होंडा कर दें तो। However, Honda has sold the goods to unregistered person. In this case, if Honda wants to deduct input, say of 50 from his output, assume of 80, he will not be allowed to do this। तो बल्कि इसका टैक्स कितना बनेगा, सारा 80 बनेगा, आउटपुट ही होगा, इनपुट डेड हो जाएगा। तो ये एक और मिसाल है जब इनपुट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अच्छा जी, पिछले सफे पे आए, पॉइंट एम पेंडिंग था, बैठ जाओ यार, बड़े टाइम पे आए हो। ये जो पॉइंट एम है ना, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है जिसका पिछले पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं। पॉइंट एम, अच्छा यार मुझे बता दें,
कि हमने अच्छे बंदों को कितने वाली गाड़ियां बेची थी? 900। बुरे बंदों को 800। एक्सपोर्ट सेल, एग्जाम सेल, 900 जमा 800 1700। ये 1700 वाली गाड़ियां वो थी जो हमने अच्छे बंदों को बेची और हमने इसका इनपुट माइनस किया फेस पे जाके। हमने इसका इनपुट फेस पे जाके माइनस किया। ये वो गाड़ी का इनपुट है जो राणा टोंगा की गाड़ी में टायर लगे हैं। सोचा करें 136 क्या है? ये 136 क्या है? वो इनपुट है जो राणा टोंगा वाली गाड़ी में टायर इस्तेमाल हुए हैं उनका इनपुट है। क्लियर? और इस 462 के बारे में आपको क्या बताया हुआ है? ये फेस पे, और ये 136 हुकूमत, और ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अच्छा यार, एक छोटी सी चीज जरा समझिएगा। 900 वाली चीजें तो हमने अच्छे लोगों को बेची, यानी होंडा ने डॉलेंस को गाड़ी बेच दी। 900 वाली चीजें तो हमने अच्छे लोगों को बेची। 800 वाली चीजें बुरे लोगों को बेची। इनसे हमने कहा अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दो, इन्होंने कहा नहीं है। खैर है, इन्हें आप 3% ज्यादा डाल के बेच दें चीज। अनरजिस्टर्ड बंदों से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आप मांगेंगे, वो कभी नहीं देंगे। यार उनसे एनआईसी तो मांग ले, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो मांग ले, नहीं तो उनका नेशनल टैक्स नंबर मांग ले, वो जो इनकम टैक्स वालों ने इनको दिया हुआ है। कुछ तो उससे मांगे ना। अब फर्ज करें इसमें दो कैटेगरीज में बना दूं। बुरे लोग आए, इतने बुरे थे कि एनआईसी भी नहीं था उनके पास इस 800 में से, और बाकी 800 में से कुछ ऐसे थे जिनके पास एनआईसी था। एनआईसी तो वैसे सबके पास होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में मिलेंगे, मुझे भी एक बंदा ही तो मिला नहीं एनआईसी। तो लोग होते हैं पाकिस्तान में ऐसे, एनआईसी नहीं है उनके पास। अब मुझे बता दें मोहतरम, एनआईसी अगर कोई देने से इनकार कर दे तो वो अनरजिस्टर्ड तो होगा, क्योंकि वो पहले सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा था अपना। जो बंदा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ना दे उसे क्या कहते हैं? अन। लेकिन जो सेल्स टैक्स नंबर भी ना दे और एनआईसी भी ना दे, वो तो बहुत ही बुरा बंदा है। तो फर्ज करें इसमें से 800 में से 150 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे हैं, और उन्होंने क्या मसला किया? उन्होंने अपना एनआईसी भी देने से, और बाकी 800 में से 150 मैंने माइनस कर दिया, बाकी 650 कौन होंगे? जिन्होंने अपना एनआईसी दे दिया। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में वर्किंग टू कैसे होगी? अब तो होंडा ने बहुत ही गड़बड़ कर दी, ऐसे लोगों को भेज दिया जिनके पास नेशनल एनआईसी भी नहीं था। अब न्यूमेरिकल में अगर मैं वर्किंग टू करूं तो कुछ ऐसे फिगर्स बनेंगी, देखते रहना, ये नोट बाद में कर लीजिएगा। टैक्सेबल सेल 900 तो वो अच्छे वाले लोग, हाँ जी। 800 में से 650 वो बुरे वाले लोग जिनका एनआईसी लिया हमने। क्लियर? 900 जमा 650 1550, 150 इसमें और डाल लें, वो लोग जिनका एनआईसी नहीं है। 1550 जमा 150 1700। ये तो वहीं आगे हम खड़े हो गए 1700 पे। 1700 के तोड़ के मैंने कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए। ये तो कौन सी मेरी सेल हो गई? टैक्सेबल। और मेरी कौन सी सेल होती है? 0। वो तो उसी तरह है, देखें ऊपर कितनी है? 500। वर्किंग टू में रिवाइज कर रहा हूं। और कौन सी सेल है मेरी? कितनी? ग्रैंड टोटल तो शुक्र है 2500 ही रहना चाहिए। जब मैं वर्किंग टू करूंगा पेपर में तो मैं इधर क्या लिखूंगा? सेल। इधर क्या लिखूंगा? इनपुट। इन चारों का इनपुट अपोर्शन करके अलग अलग निकल आएगा। अपोर्शनमेंट में मुझे 4 इनपुट निकालने पड़ेंगे। इन सब के बारे में रूल बताते जाएं। इसका इनपुट, इसका, यार इसका भी डेड हो जाएगा, और इसका फेस पर माइनस हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। तो बता दें जी, किसको हमने तोड़ा है? एग्जाम्प्ट सेल और 0 रेट को तो नहीं छेड़ा। किस सेल को छेड़ा है? अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल को। कितनी आ रही थी? 800। 800 के कितने हिस्से कर दिए? 2। 650 वाले कौन है? और टैक्सेबल में एक और कैटेगरी बन गई, नो एनआईसी। वो कितने वाले हैं? 150 वाले हैं। अब 150 वालों का इनपुट भी क्या कर देना है? अपोर्शनमेंट तो उसी तरह हो जाएगी ना चारों के ऊपर, जैसे नॉर्मल तरीके से होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वैसे न्यूमेरिकल्स में टेस्ट करेगा, लेकिन क्योंकि थ्योरी समझानी थी इसलिए बात बतानी पड़ेगी। तो रिवाइज्ड वाली वर्किंग टू आप नोट कर लें, और इसका कोई क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नो एनएससी और एनएससी यहां लिख दिया है, इसलिए बात वाज़ेह होगी। बेहतर है कहीं उसी सफे पे अगर सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं भी कर लें आप सेट।
जी इधर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, वो अनरजिस्टर्ड बंदे जिनका एनआईसी हमने नहीं लिया था, उनकी गाड़ियों में जितना टायर इस्तेमाल हुए हैं उनका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। पढ़ें जी। को बंदा पेज नंबर ही बोल देता है, दिख ही जा रहे हैं, नहीं अब रहने देंगे। पॉइंट एम, एसी चलाओ यार, एसी ये वाला। अच्छा ये जरा पढ़े पॉइंट एम, इनपुट ऑन, मैं एक मिनट, इनपुट ऑन टायर्स, जो मर्जी कर लो, इनपुट ऑन गुड्स रिलेटिंग टू सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये छोड़े जरा, कौन सा अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉर विच सेल्स इनवॉइस, सेल वाला जो बिल बनाया होंडा ने, डू नॉट बियर एनआईसी, सेल इनवॉइस पे एनआईसी नंबर नहीं लिखा हुआ, या नेशनल टैक्स नंबर जो इनकम टैक्स वाला है वो नहीं लिखा हुआ, ऑफ द बायर, ऑफ द बुरा बंदा लिखें, ऑफ द बुरा बंदा। यार ये रिलेटिंग टू को मैंने कहा ना फॉर कर लिया करें, रिलेटिंग टू को फॉर कर लें और सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लें, अपने याद हो जाएगा। द इनपुट फॉर सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट हैव एनआईसी नंबर ऑन एंट्री। ये क्या लिखा हुआ है, ऑन प्रोरेटा बेसिस। वो जो कैलकुलेशन हम करते हैं प्रोपोर्शन वाली, प्रोरेटा का क्या मतलब है, सारी सेल को पकड़ते हैं कैलकुलेटर पे, डिवाइड करते हैं 2500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। प्रोरेटा मींस अ पोर्शन, वही प्रोरेटा वर्किंग, अपोर्शनमेंट वाली वर्किंग। चलें जी आगे आ जाए, सेक्शन 73। सर्टन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो एडमिसिबल नहीं है। जी भाई ये परचेज नॉट अलाउड है, वजह बता दें। पेमेंट किसमें हुई है, कैश में। अगर पेमेंट चेक में होती तो ये परचेज क्या हो जाती, अलाउड हो जाती। तो यहां रूल है 50,000, 50,000 से ऊपर की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते, और अगर 50,000 के अंदर अंदर की पेमेंट आपने कैश में करनी है फिर खैर है, फिलहाल ये नॉट अलाउड हो जाएगी, क्योंकि रीजन इज द परचेज इज अबव। उधर 2.5 लाख था मेरे ख्याल से और कुछ इस तरह की बातें थी, इधर 2.5 लाख वगैरह नहीं है। पढ़े, certain transactions not admissible, payment for transaction exceeding 50,000 shall be made by क्रॉस चेक और अदर बैंकिंग चैनल, अदरवाइज इनपुट विल बी। लेकिन एक रिलैक्सेशन है, ब्रैकेट में ले लें, एक्सक्लूडिंग बिजली के बिल। बिजली के बिल आप किसमें पे कर सकते हैं, उधर ही रखो, कैश में पे कर सकते हैं। ये कहां से ऑन होगा भाई, पॉइंट आप लोग याद करें, ये देख रहे हैं कैसे खुलती हैं। पॉइंट 2 इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल में एक दफा मैंने आपको दिया था, और भी पॉइंट 2 किसी दिन न्यूमेरिकल्स में करेंगे कि 180 दिन के अंदर अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट ना करें तो जिस महीने में 180वां दिन पूरा होता है उस महीने में वर्किंग 1 में परचेज को उल्टा देना है सजा के तौर पर। ओके 8A, यार 8A तो पढ़ पढ़ हम थक गए हैं, कितनी क्लासेस से पढ़े हैं 8A, जरा साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि समझ आए।
वेयर होंडा रिसीविंग टायर फ्रॉम जनरल टायर। होंडा के जनरल टायर से टायर खरीद रहा हो और होंडा को नॉलेज हो या रीजनेबल ग्राउंड्स हो इस चीज के, किस चीज के कि थोड़ा सा या सारा 17 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट और एनी पुरानी और एनी फ्यूचर सेल वुड गो अनपेड, वुड गो अनपेड टू गवर्नमेंट, वुड गो अनपेड टू गवर्नमेंट। ये वही बात थी यार, होंडा ने 1,17,000 दे दिए, 17,000 रुपए जनरल टायर वालों ने हुकूमत को जमा नहीं कराई। ये वही बात है जो उस दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सुन ले सजा, इसको काटें। सच पर्सन, सच पर्सन से क्या मुराद है? होंडा एज वेल एज पर्सन मेकिंग सेल जनरल टायर शेल बी इकट्ठे एंड अलग अलग लाइबल फॉर अनपेड टैक्स। ये नीचे वाला काट दें, शेल बी इकट्ठे एंड अलग अलग विल बी लाइबल फॉर अनपेड टैक्स। यार ये बात तो पिछले कई दिनों से आ रही थी, तो इस बात का दोबारा यहां करने का क्या मकसद था ये जरा सुन लें। जिस वक्त होंडा जनरल टायर से टायर खरीदता है तो टायर खरीदते हुए होंडा गुड फेथ में पे कर देता है 17,000। अब जब होंडा 17,000 पे कर देता है तो होंडा 17,000 पे करके आ जाता है, हुकूमत को चाहिए कि जनरल टायर को तंग करे और हुकूमत के बंदे जनरल टायर के पास जाएं और जनरल टायर से कहें जनरल टायर वालों खुदा के लिए 17,000 अपनी जेबों में डाला हुआ है, आओ हुकूमत के खजाने में जमा करवाओ। अब जनरल टायर के पास ही जाना चाहिए, लेकिन ये प्रोविजन इतनी खतरनाक है, ये कह रही है कि अगर होंडा को नॉलेज पहले से था कि जनरल टायर ने ये करना है, अब हुकूमत को साबित करना पड़ेगा। ये जैसे भी साबित करे, मैं क्लास में बैठ के नहीं कर सकता, सिनेरियोस प्रैक्टिकल में साबित करना पड़ेगा। अगर होंडा को पहले से नॉलेज था या होंडा को थोड़ा सा भी शक था कि जनरल टायर ने ये करना है, तो ऐसी सूरत में होंडा तो 17,000 जमा करवाया है जनरल टायर को, हुकूमत के बंदे होंडा से जाके कहेंगे हमें 17 दो, होंडा वाले कहेंगे 17 डबल दे दें, उनको भी देके आए, तुम्हें भी देके डाउन से लो। ये सेक्शन कहता है नहीं, ज्वाइंटली तुम दोनों से भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ना एक बड़ी कड़ी शर्त है कि हुकूमत को बड़ा साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा? कि होंडा को इसका पता था पहले से ही, और वो लोग फिर साबित कर लेते हैं, वो कई तरीके होते हैं, उसको छोड़ें आप, तो कई तरीके से साबित किया जा सकता है। तो अगर ये साबित कर दिया जाए कि होंडा को पहले से ही पता था कि हम उन्हें 17 दे देंगे लेकिन वो आगे जमा, या पता नहीं था, शक था, आप लोगों को नहीं पता होता अगले बंदे ने कैसे एक्ट करना है, क्या पता ही होता है बंदे को, ओवर द इयर्स तजर्बा हो ही जाता है कि, और अब्बू भी कहते हैं तुम्हें पहले से पता था, उस दोस्त के बैग से सिगरेट निकली, तुम्हें पहले नहीं पता था उसका, अब्बू पता तो था। तो ये वही बात कर रहा है। तो होंडा को आके हुकूमत वाले क्या कहेंगे? तुम्हें पहले से पता था ना जनरल टायर क्या हरकतें करता है, तो अब तुम कह रहे हो हम उन्हें 1,17,000 दे आए हैं, उनसे जाके 17 ले नहीं ले, तुम लोग हमें 17 दो। तो हुकूमत की मर्जी है, जिस मर्जी से जाके ले ले, लेकिन अगर होंडा से लेना चाहते हैं तो क्या साबित करें? वेयर होंडा रिसीविंग टायर फ्रॉम वेयर होंडा इज इन नॉलेज, और होंडा हैज सस्पेक्ट्स दैट सम आर ऑल ऑफ द 17 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेल, किसी पुरानी सेल या किसी फ्यूचर सेल, फ्यूचर सेल के पैसे भी एडवांस में दे देते हैं ना, वुड गो ऑन पे टू गवर्नमेंट। सच पर्सन, इधर देखो, सच पर्सन यानी होंडा एज वेल एज पर्सन मेकिंग द सेल, कौन? जनरल टायर, शेल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। ज्वाइंटली मीन दोनों से भी लिया जाता है, सेवरली मीन्स अलग अलग भी लिया जा सकता। क्लियर? ओके। 8B यार बड़ा मजे का, ये न्यूमेरिकल्स जो आज तक हम कर रहे थे उसकी डिस्कशन है। अच्छा, ये इस पेज पे कभी आए हैं आप? पेज 465 पे, या रहते ही इधर है? रहते ही इधर है, पेज 465। अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना आपके लिए। पढ़ें जी। पॉइंट 1,
A registered person shall not be allowed to minus. A registered person shall not be allowed to minus input in a month exceeding 90% of output. ये बात मशहूर जमाना आज हमने पढ़ भी ली. A registered person shall be entitled to minus only input up to 90% of. ये जो जिस तरह इसने अंग्रेजी लिखी है ना वो बड़ी औखी है. आसान इंग्लिश लिखी होती है तो पता है क्या लिखा होता? A registered person can minus input at lower of actual और 90% of output. ये था आसान इंग्लिश लिखने का तरीका, लेकिन लॉ मेकर ने बड़ी मुश्किल इंग्लिश बनाई. कैसे? क्या कहता है? A registered person shall not minus input exceeding 90% of output. तो मजबूरन इसी तरह आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन याद कर लें इधर बैठे बैठे. A registered person shall not be allowed to minus input जो कि 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा होगा, वो इसको माइनस करने की इजाजत नहीं. बैक एंड पे वही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? लोअर वाला. लेकिन अब गेम ऑन होने लगी है. अब आपने अटेंटिव रहना है भाई. ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से कितना माइनस नहीं हो सका था, ये महीना कौन सा है, तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें और कोशिश करें फरवरी के महीने में ये 202 माइनस करें. जब फरवरी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो और यहां लिखा हो मंथ ऑफ फरवरी, तो फरवरी का कोई अपना भी एक्चुअल होगा, उसमें जमा कर दें ये वाला. यही बात पढ़ी थी सारी. तो ये बात कहां लिखी हुई थी जो हमने पढ़ी थी? ये बात आज पढ़ लेते हैं. एक्सेस 202 shall be carried forward to the next tax month. $202 shall be carried forward to the next tax month. हमारा न्यूमेरिकल किस महीने का? वो जो मशहूर जमाना पेज पे है जनवरी का, और ये अब फरवरी में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. 202 shall be carried forward to February and shall be considered as input for February and shall be considered as input of February. वो कैसे होगा? वो आपको पता है कैसे होता है? इस 202 को आप फरवरी का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो यहां फरवरी लिखेंगे और फरवरी का अपना एक्चुअल आएगा, इसमें जमा कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड. क्लियर? चलें जी आगे. द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिफंड. यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये अब आपने समझना है. इधर इधर देखें, सफे पे ना इस साइड पे जगह खाली है, इसलिए मैं ऐसे करके समझा रहा हूं. ये 200 आप कोशिश करें माइनस हो जाए फरवरी में. 202 नहीं माइनस होता, मार्च में माइनस कर लें. हो सकता है फरवरी में आप कहीं बाहर चले गए हो, आपने दुकानें बंद कर दी हो. आपने दुकान बंद कर दी हो तो आपकी सेल जीरो. जब सेल जीरो तो आउटपुट जीरो. जब आउटपुट जीरो तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा फिर. अच्छा, फर्ज करें अप्रैल में भी आपने माइनस करने की कोशिश की, हो सकता है वैसे यहां तक हो ही जाए माइनस. मई में भी आपने माइनस करने की कोशिश की, जून में भी आपने माइनस करने की कोशिश की, फरवरी में भी कैरी फॉरवर्ड कर लें, मार्च में भी कैरी फॉरवर्ड कर लें, अप्रैल में भी कर लें, मई में भी कर लें. जब मई में कैरी फॉरवर्ड करें तो आखिरी महीना साल का आ गया जून. जून आपका ईयर एंड नहीं है, जून हुकूमत का ईयर एंड है, क्योंकि हुकूमत का बजट आ जाता है जून में. अब जून आ गया है, हुकूमत कहती है भाईजान कैरी पूरी फॉरवर्ड छोड़ो, जून के महीने में आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, 2 महीने वेट करो, अगस्त में आ जाओ, हम आपको इंशाल्लाह ये पैसे ना रिफंड कर देते हैं. तो बताएं जी, जनवरी में जो हम इनपुट माइनस करना चाह रहे थे नहीं माइनस हो सका तो फरवरी में कर ले माइनस. नहीं माइनस हो सका तो नहीं हो सका तो नहीं हो सका तो यहां 6 महीने का चक्कर कोई नहीं है. यहां जून का वेट करना है आपने, यहां जून का वेट करना है आपने. नहीं हो सका तो नहीं हो सका तो जून में माइनस कर ले. जून में फिर माइनस में नहीं हो सका ना तो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जुलाई में. अब 30 जून को आप बता दें कितना कैरी कितना बन रहा है जी. अभी हमारा 202 ही बन रहा है क्योंकि हमने बाकी महीने दुकान बंद रखी है, बस हमारा 202 ही बन रहा है. हुकूमत आपको ये अगस्त में क्या कर देगी? वापस कर देगी. तो इस कैरी फॉरवर्ड को कब रिफंड मांगा जाएगा? साल के एंड पर. पढ़ें, ये नोट कर लें, जान ले लें इस सफे की. इस सफे की फोटो कॉपियां करा के बांटें.
ओके पढ़े जी। एक्सेस इनपुट कितना था? एक्सेस इनपुट 202 शेल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं आप, एंड शेल बी कंसिडर्ड एज इनपुट फॉर दैट मंथ। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉर रिफंड। किसी को यार मैसेज करो, इसी तरह चलाएं। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉर, और शुक्र है बोर्ड रिफंड का प्रोसीजर बता चुका है, बोर्ड रिफंड का प्रोसीजर बता चुका है। द रिफंड, द रिफंड shall be made on yearly basis in the second month। second month लिखें, साल के बाद कौन सा होता है? अगस्त। the board, the refund shall be made on yearly basis in the second month। second month कौन सा? after the end of फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के आगे लिखें ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ईयर के आगे लिखें ऑफ गवर्नमेंट। मैसेज कर दो आप बस। क्या हुआ है? चलिए जी, इन दो फिक्रों को इधर बैठे बैठे याद करें। एक्सेस इनपुट शेल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ एंड शेल बी कंसिडर एज इनपुट फॉर दैट मंथ। बोर्ड में प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिफंड। हो सकता है बोर्ड प्रोसीजर बता दे रिफंड का, शुक्र है बता दिया है। एडजस्टमेंट के लफ्ज को काट दें। रिफंड शेल बी मेड ऑन, बोले ईयरली बेसिस। किस महीने में? सेकेंड मंथ आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट का किसी को पता है कब एंड होता है? वो 30 जून को एंड होता है, वो दिसंबर में एंड नहीं होता। अच्छा यार, अब आप क्या लेने जा रहे हैं? अब आप सूटेड बुटेड होके तैयार त्यूर होके क्या लेने जा रहे हैं? कोई कंडीशंस इसके लिए पूरी करनी चाहिए या बस चुप करके रिफंड ले आए? कंडीशंस पूरी करनी चाहिए। मुझे पता है ये दो लाइनें अभी रहती हैं, लेकिन पहले कंडीशन सुन लें। Where input is restricted up to 90% off, ये सिनेरियो पढ़े ना, where input is रोक के रखा गया है इनपुट को, किस पे? 90% ऑफ। where input is restricted up to 90% of output, a refund will be allowed to registered person। वो नीचे बता दिया उसने कब मिलेगा। for claiming the refund the person should fulfill का क्या मतलब होता है? सारी फिल करनी है, fulfill। The person shall fulfill the following शराइत। कौन कौन सी शराइत पूरी करनी है जी? If registered person accounts are subject to, मुश्किल लफ्ज है, are audited, subject to लफ्ज को छोड़े। If registered person accounts are audited under company law, अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट होता है किस लॉ में? कंपनी लॉ में। तो फिर आप, अच्छा कंपनी लॉ में किन का ऑडिट होता होगा? इंडिविजुअल्स का? ना कंपनीज का होता होगा ना। अगर आपका ऑडिट होता है तो आप क्या करें? आप लेने आ रहे हैं रिफंड 202 का, क्या करें उसके लिए? द पर्सन शुड फर्निश अ स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर, एंड द पर्सन शुड फर्निश स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड अकाउंट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर। स्टेटमेंट पे भी ऑडिटर के सर्टिफिकेट्स यानी साइन होने चाहिए, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिटर सर्टिफाई करे कि मोहतरम ये स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट लाइन करके एक सफा होगा जिसमें हम लिखेंगे हमारा इतना रिफंड बनता है। एक सफा होगा जिसमें हम लिख के बता देंगे हमारा इतना रिफंड बनता है। स्टेटमेंट एक पेज होगा जिसमें हम लिख के बता देंगे हमारा इतना रिफंड बनता है। आप पढ़ें। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ, अगर आपको ऑडिट होता है किस लॉ में? कंपनी लॉ में। द पर्सन शुड फर्निश अ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद एनुअल ऑडिटेड अकाउंट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर्स। क्या कंडीशन है जी? ऑडिटर से ऑडिटेड अकाउंट्स आपने जमा करवाने हैं। अच्छा हो गया यार, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला नहीं। इन केस ऑफ अदर पर्संस, ये कौन से होंगे जिनका कंपनी लॉ में ऑडिट नहीं होता? वो कौन होंगे? इंडिविजुअल एओपीज। ये लोग क्या करें?
इन्होंने भी कुछ करना होता है, शुक्र है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इतना सा याद रख लें, द पर्सन शुड फुलफिल द शराइत एंड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो बोर्ड अगर आपके लिए कोई शराइत बना दे वो आप पूरी कर दें। अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है ना, इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट, ये तो पढ़ा हुआ है ना यार। फिक्स्ड एसेट बस दो ही बचे हुए हैं जिन पे 17 लगाने की जाते हैं, एक मशीन है और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, वो जो गोरमे की दुकान पे पड़ा हुआ है, कल मैंने आपको बताया था। फिक्स्ड एसेट बस दो ही बचे हैं, मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये जब न्यूमेरिकल में आया करेंगे आपने मुझे याद करना है, इनको 90% के रिस्ट्रिक्शन से नहीं गुजारना, ये तो अलग बात है। ये क्या लिखा हुआ था, बोर्ड में प्रिस्क्राइब अदर लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। आजकल क्या चल रही है 90%, अदर लिमिट क्या हो सकती है 89%, 88%, जो मर्जी बोर्ड बना दे, तो अदर लिमिट से ये मुराद है। 90% की लिमिट को चेंज करके बोर्ड किसी भी लिमिट पे ले दें। अच्छा 0.4 छोड़ें, 0.5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0.5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी, अस्पताल चला जाए, फिर गिल्टी निकल आई, अस्पताल चला जाए, इलाज कराएं। ऑडिटर फाउंड गिल्टी, ऑडिटर को बैठे बैठे गिल्टी, एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी, ये कौन सा वाला गिल्टी है, शर्मिंदा वाला गिल्टी है। अच्छा जी, एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या, अच्छी हरकतें बुरी हरकतें। ऑडिटर बुरी हरकतें करता हुआ पकड़ा गया, कौन सी बुरी हरकत की, सालन ज्यादा डाल लिया था प्लेट में शादी पे, नहीं, इन फर्निशिंग द अबव सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या देना था इसने, केस के 202 रुपए सही है, इसकी एक स्टेटमेंट बना के देनी थी इसने। ये स्टेटमेंट जमा करवाते हुए ऑडिटर पकड़ा गया, और ऑडिटर जो पकड़ा गया फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन फर्निशिंग द अबव सर्टिफिकेट शुड बी रेफर्ड टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, should be referred to Trump, should be referred to police। नहीं 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 यार, इसे आप कौंसल भेज दें, आईकैप की कौंसल बनती है जिसमें लोग इलेक्ट होते हैं, 8-10 सीए उसमें होते हैं, वो लोग इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे। ये आईकैप की कौंसल है, आईकैप की कौंसल आप इसको भेज दें और आईकैप वालों से कहें चेक करो ये क्या लॉन्च कर रहे हो आप लोग आजकल मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे सीए ना मार्केट में भेजा करो, खुदा के लिए, कोई सीए के प्रोफेशन को ये बदनाम कर रहे हैं, तो आईकैप की काउंसिल को रेफर करते हैं, फिर वो कौन सा एक्शन लेंगे, फिजिकल एक्शन नहीं नहीं, कौन सा एक्शन लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सीएस ऑर्डिनेंस। वो फिर खुद ही देख लेंगे कि ये हमने क्या लॉन्च किया है। वो जब रिजल्ट अपने देखेंगे तो पता चलेगा क्यूएमपी 2 दफा में निकली थी, इंट्रो 6 दफा में निकाली थी इसने, ये शुरू से ही मसला था इसमें। ओके अच्छा 4A पढ़ें, 4A पढ़ें। क्या सर्कल किया है मैंने, साथ वाले को देख के मुस्कुराएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अच्छा यार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके लिए न्यूमेरिकल बड़े अजीब तरीके से सॉल्व होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकली, लेकिन मजबूरन थ्योरी मैंने सुना कि ये याद करनी पड़ेगी आपको, तो उस थ्योरी के याद करने के लिए ये सुन लें। 90% वाला रूल फिलहाल जरा साइड पे रखें। आप मुझे पहली लाइन पढ़ के बता दें कि मैं किस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं, पहली लाइन पढ़ के बता दें। इनपुट अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पता नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग इंपोर्ट करें पाकिस्तान में, बननी अभी नहीं शुरू हुई, अगर बननी शुरू हो जाएं, हो सकते हो भी गई हो, मेरा नहीं ख्याल, वैसे कोई कंपनी में आ रही है। इनपुट टैक्स अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पेट्रोल पे नहीं चलेंगे वो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, या 90% ऑफ आउटपुट शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। अब बोलें कितना इनपुट माइनस करने की इजाजत है, 50। वट एवर द रीजन मे बी, डिस्करेज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, डोंट थिंक एट दिस साइड, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज द थ्योरी बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ओनली।
मैं इंग्लिश में ये कह रहा था कि आपको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसकी लॉजिक क्या है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। बस ये थोड़ी सी ऊपर मिसाल इसलिए लिखी है कि नीचे वाली बात याद रह जाए। ओके, एंड नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस इनपुट शैल बी अलाउड। यार एक्सेस कितना है जो माइनस करना चाह रहे थे? इधर जुल्म होगा, 20 रिफंड भी नहीं होगा, ये भी लिख लें। नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस इनपुट शैल बी अलाउड। तो कितना डेड हो गया? 20। रिफंड नहीं होगा, रिफंड लिख के क्रॉस कर दें, यानी नॉन रिफंडेबल। चलो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इसने रूल बनाया होगा। बस इसके इम्पैक्ट क्या है मैंने बोल दिया था, मैंने सिलेबस खत्म कराने दे, फिर पूछ ली सवाल। डेबिट क्रेडिट नोट को काटें। और यार सुबह वाली क्लास ने कहा था सर जी बस ये, मैंने कहा ठीक है बस फिर ये पॉइंट 10 पढ़ के खत्म करते हैं, मुकमुका हो गया था हमारा सुबह। कहते पॉइंट 10 पढ़ा दें अगले 5-7 मिनट में और इसको खत्म करें फिर। ठीक है जी, ओवर, बस पॉइंट 10 आज पढ़ेंगे और बाकी खत्म करते हैं। पॉइंट 10, रिफंड ऑफ इनपुट। अबे पिछले सेक्शन में भी तो रिफंड लेने गया था अगस्त में, दोबारा लेने आ गया रिफंड। अबे क्या हो गया रे तुझे यार? एक पेज है हमारी बुक में 465 है, निकालें जरा पेज 465। आज ना गुस्से में आके 10 दफा फोटो खींच के 465 के ग्रुप में भेजें, इससे गुस्से में आके ना याद हो जाएंगी फिगर्स। हाँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा जी, यार ये जो 136 था ये भी तो रिफंड होना है, ये को रिफंड है हजरात। ये आप 462 की और 136 की कहानी को खुदा के लिए मिक्स नहीं करना। ये 202 पता है आपको 462 की पैदाइश है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी 1700 वाली गाड़ियों पे कितना टैक्स था यार? कभी आपने सोचा घर में अकेले में बैठ के ये है क्या? ये जो सरासिफ को गाड़ियां बेची हैं और जो हमने बुरे लोगों को गाड़ियां बेची हैं, उनमें जो टायर इस्तेमाल हुए हैं उन टायर की परचेज का 17% ये है। इस तरह नहीं सोचते आप घर में। आप कैलकुलेटर पे 680 डिवाइड बाय 2500 1700 462 चलोगे, यही करते हैं या सोचते भी हैं? ये सोचते हैं कि वो ये लेवल है, और ये सोचते हैं आप ये 136 क्या है? ये 500 में गाड़ी हमने राणा टुंगा को बेची, उसकी गाड़ी में जो टायर इस्तेमाल हुए उन टायरों की जो परचेज है उस परचेज का सतनाएंगे। और ये वो गाड़ियां हैं जो 10-10 लाख वाली हमने बेची थी एग्जेम्प्ट सेल करके, ये उनके छोटे छोटे टायरियों का ये वो 82 है। तो मैंने अभी तो आपसे डिस्कशन किया ना पिछले सेक्शन में, वो मैंने 462 की है, क्योंकि 462 में से 260 माइनस नहीं हो सका था, तो 262 हो गया था, सॉरी, तो 202 माइनस नहीं हो सका था। अब मेरी डिस्कशन अगले सेक्शन में आने लगी है 136 पे। 136 आपको किस गाड़ी का रिफंड है? राणा टुंगा वाली गाड़ी का। तो ये जो राणा टुंगा वाली गाड़ी का आपको रिफंड है, ये हजरात सुनिएगा कब मिलना है। रिफंड विल बी मेड, बड़ी जगह है सफे में, रिफंड विल बी मेड इन 45 days of filing refund application. In 45 days of filing refund application. साथ वाले ने कोई और न्यूमेरिकल ढूंढ लिया हुआ है, आप चीजें बाकी वहां लिखता है, चलें उसकी मर्जी। क्वेश्चन 4 आजाद वाला ढूंढा हुआ है या पता नहीं कौन सा क्वेश्चन 8 ढूंढा हुआ है, आप लोग इधर ही लिखें। रिफंड विल बी मेड इन, खुद शय दे के आप लोग सोच रहे होंगे, रिफंड विल बी मेड इन 45 days of filing the refund application. खुदा के लिए देखे बगैर बताइएगा जो न्यूमेरिकल किस महीने का है? जनवरी का। जनवरी की आखिरी तारीख, अब समझ नहीं है बात, लिख ली है लेकिन समझनी जरूरी है। जनवरी की आखिरी तारीख 31 जनवरी। जनवरी की रिटर्न कब जमा कराएंगे? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को रिफंड एप्लीकेशन दे दें, 45 दिन में आपके घर रिफंड आ जाएगा। ये तो हो गई जनवरी की एक्सपोर्ट सेल, समझते हैं आप? अगर पिछली बात नहीं समझ आई अगली बात सुने, समझ आ जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। अब अगला महीना आएगा फरवरी का। फरवरी के महीने में मुरलीधरन और संगाकारा राणा टुंगा से पूछेंगे गड्डी कित्थों आई? पाकिस्तानी हूं यार, सीवी मंगाई है यार, अखीर गड्डी है यार, गियर चेक कर, लगता ही नहीं। तो अब ये मुरलीधरन संगाकारा ये दोनों क्या करेंगे? पाकिस्तान से गाड़ी मंगवाएंगे, तो होंडा की फरवरी में भी एक्सपोर्ट सेल होगी, उसका भी कोई रिफंड होगा। फरवरी
का महीना कब शुरू होगा? यकम फरवरी। एंड कब होगा? 25-26 फरवरी तक हम गाड़ी एक्सपोर्ट कर देंगे। 28 फरवरी हो गया। 28 फरवरी की रिटर्न कब जमा कराएंगे? 15 मार्च का रिफंड कब मिलेगा? 45 दिन बाद। तो ये ईयरली बेस पे नहीं मिलता, ये हर महीने का रिफंड जब आप रिटर्न जमा कराते हैं तो उसके 45 दिन में मिल जाता है। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट सुन लें, हमारे न्यूमेरिकल का कौन सा महीना चल रहा था? हमारे न्यूमेरिकल का कौन सा महीना चल रहा था? जनवरी। जनवरी की आखिरी तारीख 31 जनवरी। 31 जनवरी की रिटर्न कब तक जमा करा सकते हैं? अगर हमें रिफंड जल्दी चाहिए तो 2 फरवरी को जमा करा दें रिटर्न। 2 फरवरी को रिटर्न जमा कराएं, साथ ही रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएं। तो रिफंड एप्लीकेशन पे 136 हुकूमत से वापस मांगे, आपको 45 दिनों में फिर 2 फरवरी से आगे मिलना शुरू हो जाएगा। तो रिटर्न के साथ क्या जमा कराई जाती है? रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड जल्दी लेना है तो जनवरी की रिटर्न 3-4 फरवरी को जमा करा दें। अगर आराम से लेना है रिफंड तो जनवरी की रिटर्न आपको पता है 15 फरवरी तक जमा करा दी जाती है। तो ये रिफंड मिला करेगा 45 दिन में। आ जाए वापस। अच्छा एक चीज सॉरी, पहले दिन न्यूमेरिकल किए थे आपको याद है, और 3 न्यूमेरिकल किए थे। किसी को याद है? एक न्यूमेरिकल ये भी किया था 500 ज़रब 0% -136, क्योंकि ये जीरो रेट सेल है ना। 500 ज़रब 0% -136। और एक एग्जेम्प्ट सेल वाला न्यूमेरिकल किया था और एक टैक्सेबल सेल वाला। 3 न्यूमेरिकल किए थे लेकिन एंड पे क्या कर दिए थे? काट दिए थे। उसमें वो जो न्यूमेरिकल एक किया था ना, वो जरा मैं याद कर लूं, जीरो रेट वाला। वो कैसे न्यूमेरिकल किया था? वो न्यूमेरिकल मैं यहीं पे आपके सामने सॉल्व करूंगा। वो न्यूमेरिकल मैंने ऐसे किया था, आउटपुट में मैंने सेल पकड़ी थी 500 और 500 पे लगाया था 0% और उसमें से माइनस कर दिया था इनपुट कितना? 136। तो जवाब क्या आ गया था? 136। ये हुकूमत से हमने क्या मांगना है? रिफंड मांगना है। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल जहन में रख के अब मेरी ये बात पढ़िएगा, फिर नोट कीजिएगा। इफ इनपुट पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन परचेजेस exceed the output, if input is greater than because of zero rate sale और export sale, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। because of zero rate sale, और मेरे ख्याल से तो इसको पहली लाइन में नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि जीरो रेट सेल वाले का इनपुट हमेशा ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आउटपुट होता ही जीरो है। क्लियर हो गया? अब पढ़ लेंगे लाइन। इफ इनपुट आसान कर ले मिशन। इफ इनपुट ऑन परचेज एक्सीड द, क्यों 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 तेरा इनपुट बढ़ गया? क्योंकि सारी सेल ही जीरो रेट है। बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल एक्सपोर्ट सेल, द एक्सेस इनपुट, एक्सेस कितने अंडरलाइन करें? 136। द 136 shall be refunded within 45 days of filing of refund claim। ये रिफंड क्लेम क्या होता है ये मैं आपको लिखवाता हूं अभी। तो रिफंड क्लेम मांगने के 45 दिनों में इंशाल्लाह आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। जीरो रेटेड लोकल सेल ये होती हैं, वो जैसे हमने पाकिस्तान में कोई जहाज जा रहा था ना बाहर के मुल्क, तो पीआईए के जहाज को पाकिस्तान में टिश्यू पेपर बेच दिए थे, या पाकिस्तान के अंदर इसको फ्यूल बेच दिया था। एक मिसाल की थी हमने जीरो रेट किस तरह की, तो वो लोकली पाकिस्तान नहीं बेचा था ना उसको। अच्छा, इसमें मुझे ये बता दें यार, एक्सेस इनपुट शैल बी रिफंडेड विद इन 45 डेज और रिफंड क्लेम। रिफंड क्लेम का मतलब लिखें रिफंड एप्लीकेशन हम रिटर्न के साथ जमा कराते हैं। रिफंड क्लेम का मतलब लिखें रिफंड एप्लीकेशन हम रिटर्न के साथ जमा कराते हैं। तो जनवरी की रिफंड एप्लीकेशन कब जमा कराएंगे? 15 फरवरी को। अगर 15 फरवरी को रिटर्न जमा करा रहे हैं, रिफंड एप्लीकेशन हम रिटर्न के साथ जमा करवाते हैं। अच्छा, एक बात आपसे करनी थी, काफी दिन से मैं सोच रहा था। ये इस बंदे ने ना 130 रुपए इनकम टैक्स एफबीआर का मारा हुआ है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। इस बंदे ने ना, आज मैं सोचा था आज कर दूंगा आपसे बात, इस बंदे ने ना 130 रुपए इनकम टैक्स मारा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। कुछ शेयर्स बेचे थे, तो ये तैयार होके लेने जा रहा था 136 और एफबीआर ही जा रहा था। और ये सेल्स टैक्स की मद में जो गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं,
जब एफबीआर पहुंचा, एफबीआर वालों ने कहा चाचू वो हमारे 130 जमा करा। अब कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता है, इंट्रो की क्लास में पड़ी हुई है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? आप मुझे बताएं, ये मांगने कितने जा रहा है, और इसने शायद इनकम टैक्स जमा नहीं कराया हुआ, वो कितना है 130। इसको बकाया कितने मिलेंगे? 0.2 की हेडिंग लिखें, ही इज डिफॉल्टर ऑफ ₹130 अंडर इनकम टैक्स लॉ। ही इज डिफॉल्टर ऑफ 130 अंडर इनकम टैक्स लॉ। अब लाइन पढ़ें, इफ अ पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स, एनी टैक्स के ऊपर लिखें 130, लायबल टू पे, डिफॉल्टर है ना। इफ अ पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी अंडर एनी लॉ, एनी लॉ नहीं बल्कि एनी अदर लॉ करें, ज्यादा अच्छा लफ्ज है, अंडर एनी अदर लॉ। आप पढ़ें दोबारा, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे 130 अंडर एनी अदर लॉ। अदर लॉ की क्या खासियत है? वो भी एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड है, वो भी बोर्ड ही देख रहे हो उस लॉ को, ऐसा ही है ना। द रिफंड, रिफंड लिखे 136, द रिफंड अंडर दिस लॉ shall be made after minus of that amount, that amount default 130 that amount 130 है। तो कंक्लूजन क्या लिखेगा? कंक्लूजन 6 will be refunded, 6 रुपए इसको क्या कर दिए जाएंगे? रिफंड कर दिए जाएंगे। चलें जी, आखिरी बात पॉइंट 3, जिसका 1 से कोई ताल्लुक नहीं है या ना 2 से कोई ताल्लुक है, लेकिन 1 से ही कंटिन्यू करके मैं समझाऊंगा। 2 से इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक बंदा, इसका रिफंड कितना बन रहा है ज्यादा का? हमारे 136। इसने झूठ बोल के रिफंड मांगा 140, ऐसी झूठ बोला, गलत कैलकुलेशंस की, ये कर के रिफंड मांगा कितना? 140। इसको सजा बनती है? बनती है। इसकी इंक्वायरी शुरू होगी, इसकी इंक्वायरी शुरू होगी। अगर भाई ने इंक्वायरी करनी है तो भाई इसकी इंक्वायरी कर ले 50-60 दिन में, लेकिन अगर बात अम्मी तक पहुंच गई है तो फिर अम्मी जरा तफसील से इंक्वायरी करेंगी तो 120 दिन ले लें टोटल। और अगर बात अब्बू तक पहुंच गई है तो फिर अब्बू को 8-9 महीने, तकरीबन 9 मंथ्स आप दे दें, तसल्ली से इसकी फेंटी फुंटी लगा के इसकी इंक्वायरी करें। ओके, तो सिमिलरली अगर इस बंदे ने 136 की बजाय गलती से 140 मांग लिया हुकूमत से, और हुकूमत को पता भी चल गया, या हुकूमत को पता चला राना टूंगा पाकिस्तान में किसी बंदे का नाम था और ये मेरे से रिफंड मांगी जा रहा है, ऐसी कोई गड़बड़ इसने अगर कर दी तो इसके खिलाफ क्या शुरू हो जाएगी? इंक्वायरी। इंक्वायरी 60 दिन में मुकम्मल होगी, ना हो सके 120 दिन में मुकम्मल होगी, ना हो सके तो 9 मंथ्स में इसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। पढ़ लें बस। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स, वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट और रिफंड, जहां आपने इनपुट या रिफंड क्लेम किया विच वाज नॉट अलाउड। समझ आ गई? ये तो जुर्म है ना, विच वाज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं था वो, रिफंड गलत था। द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज में इसके खिलाफ केस मुकम्मल कर दो। लेकिन अगर बात बढ़ जाए ना तो फिर कम से कम एडिशनल कमिश्नर के लेवल का बंदा आएगा और वो फिर 60 दिन में काम नहीं करेगा, वो पुराने 60 मिला के टोटल 120 दिन में इसके खिलाफ केस फाइनल करेगा। लेकिन वो बंदा कम से कम कौन होना चाहिए? एडिशनल कमिश्नर लेवल का बंदा होना चाहिए, उससे नीचे के रैंक का ना होना चाहिए। अगर एडिशनल कमिश्नर से नीचे के रैंक वाले आपने देखने ना कौन लोग हैं, तो चैप्टर 15 का पहले सफे पे ना घर जाके नजर मार लीजिएगा। एडिशनल कमिश्नर से नीचे वाले लोग आपको पता चल जाएंगे कौन है। नीचे वाले लोग ना आए, कम से कम कौन बंदा आए? एडिशनल कमिश्नर। पढ़े, फॉर एनी इंक्वायरी और फॉर एनी ऑडिट, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में भी एक्सटेंडेड अप टू 120 का मतलब समझे। वैसे तो इंक्वायरी जनवरी फरवरी 2 महीने में मुकम्मल हो जानी चाहिए 60 दिनों में, लेकिन अगर बात बढ़ गई है तो जनवरी फरवरी उसी तरह पड़ा रहने दे, मार्च अप्रैल डाल के दिन पूरे हो जाएंगे 120। अप टू का मतलब समझ आया? एक्स्ट्रा 120 तो नहीं, पुराने वाले 60 इसमें गिने जाएंगे ना। तो बता दें अब टोटल कितने दिन होंगे? 120 दिन। तो 120 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल कर ले। लेकिन इसमें कौन से लेवल का कम से कम बंदा आना चाहिए? बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, बाय एन ऑफिसर तक आप लिखा रहने दें, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर को ब्रैकेट में ले लें। बाय एन ऑफिसर तक बात मुकम्मल हो गई है, लेकिन उस ऑफिसर का रैंक क्या होना चाहिए? एडिशनल कमिश्नर से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बात बहुत ही बढ़ जाए तो फिर ऐसी सूरत में द बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड अप टू 9 मंथ्स का क्या मतलब है?
केस कब से चल रहा है? जनवरी से। जनवरी फरवरी में 60 दिन हो गए थे, मार्च अप्रैल डाल के टोटल 120 हो गए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हो गए। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने हो गए। तो 30 सितंबर तक फेडरल बोर्ड ऑफ फैसला सुना दे कि इसका रिफंड बनता है या नहीं बनता। अगर ये लिमिट्स आ जाती है ना तो टैक्स पेयर खुश होता है कि यार अगर मेरे खिलाफ केस हुआ है तो मुझे हवा में नहीं लटकाया हुआ, बोर्ड तक भी बात पहुंच गई तो सितंबर तक इंशाल्लाह मेरा फैसला आ जाएगा। तो इसे टैक्स पेयर भी जरा रिलैक्स होता है कि लॉ मेकर ने लिमिट्स बनाई नहीं है। तो इट्स ओवर। रिवाइज करें जरा आज वाले, इसे इसको याद करें, बल्कि इसको याद करें। देखें जरा, आप ये खोल के रखें ना, मशहूर जमाना पेज 465, पेज 465 पे उंगली रखनी है जिन जिन चीजें मैं बोल रहा हूं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एडजस्ट इनपुट एक्सीडिंग 90% ऑफ, ये तो वो मेन बात है जो ऊपर लिखी हुई है। आगे 202 पे उंगली रखें। 202 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द फरवरी एंड शैल बी कंसीडर्ड एज इनपुट फॉर फरवरी। द बोर्ड may prescribe the procedure for a fund where input is restricted up to 90% of output, refund will be allowed. Refund shall be allowed, एक ही लाइन है। refund will be allowed shall be allowed on yearly basis in yearly basis का मतलब क्या है? आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाला ये अगस्त में मांगेगा और जुलाई से इसका नया साल भी तो शुरू हो गया होगा। फिर जुलाई वाला वो अगस्त में दूसरा रिफंड मिलेगा, पिछले जून वाला वो अलग है। फिर जुलाई वाला कोई अपना भी इनपुट हो सकता है, वो अगस्त में जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर अगली ब्रेक जून पे लगेगी, अगले साल जून पे दोबारा ब्रेक लगेगी और उसका रिफंड कब मांगेगा? अगस्त में। तो ये रिफंड ईयरली बेस पे मिलता है या मंथली बेस पे? ईयरली बेस पे। क्लियर हो गया? ये किस वाले की बात थी? 202 की। अब मैं इससे पहले किसकी बात कर रहा था? 136 की। अभी किसकी बात कर रहा हूं? 202 की। आगे आ जाए। 136 45 दिनों में वापस मिल जाएगा, लेकिन मंथली बेस पे हर महीने मिला करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल एक्सपोर्ट हर महीने होती है, तो ये हर महीने आपको रिफंड मिल जाया करेगा। लेकिन अगर आप रिफंड लेने जाएं और कोई और टैक्स आपने जमा कराना हो तो वो काट के मिलेगा, और अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए तो वो बात तफसीली है। थ्योरी के पास पेपर्स निकालें। कौन सा चैप्टर है? 24। क्वेश्चन 45 और 46। जुमुरत बाजी इज engaged in the manufacturing and sale of taxable as well as zero rate sale. Page number. As a tax consultant advise Zumurat on the following matters. Point A नहीं पढ़ना। B, कोई 7 सिचुएशंस बता दें जिसमें इनपुट इज नॉट अलाउड। सवाल मेरे साथ पढ़ें। इनपुट इज नॉट अलाउड टू बी माइनस फ्रॉम आउटपुट। कोई 7 सिचुएशंस बता दें जब इनपुट आउटपुट में से माइनस नहीं हो सकेगा। जरा हाईलाइट कीजिएगा मेन लाइन। इनपुट इज नॉट अलाउड टू बी माइनस फ्रॉम आउटपुट। ये कौन सा सेक्शन पूछ रहा है यार? सेक्शन 8। उसमें फेक इनवॉइस पहले लिखाइएगा, 1 नंबर तो वहां से मिल जाएगा। तो बाकी फिर पॉइंट्स वहां डाल के आपको लिखना पड़ेगा। कुछ सर्विसेज थी जिसमें हुकूमत टैक्स बार कर देती थी, कुछ कागज था जो होली कुरान के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, वो सारी एग्जांपल्स आपको लिख के आनी पड़ेंगी, और वो बड़ी बड़ी मशीनों वाली एग्जांपल्स और वो सारी भी आपको लिख के आनी पड़ेंगी। तो कोशिश करना है बस 7 पॉइंट किसी तरह पूरे हो जाएं। सेक्शन 8 क्लियर? ये क्या सवाल है बताएं? कब कब इनपुट माइनस नहीं हो सकता? यार वो बेचारी क्या करे वो? द रेमेडी अवेलेबल टू हर, वो क्या करे? इफ शी फेल इन क्यूएम, दोबारा पेपर दे दे। नहीं क्यूएम में नहीं फेल हुई बेचारी। इफ शी फेल टू माइनस इनपुट इन द मंथ इन विच इट इज पेड। कहती है जिस महीने मैंने इनपुट पे किया मैं माइनस नहीं कर सकी, मैं क्या करूं? मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं? मैं क्या करूं? जिस महीने मैंने इनपुट पे नहीं किया मैं माइनस नहीं कर सकी। बाजी आपने हमारे से मशवरा ले लेना था,
हम आपको अच्छा मशवरा दे देते, आपके पास अगले 6 महीने हैं। पेज 448 लाइन जहन में, पेज 448। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट माइनस इनपुट, डिड नॉट माइनस इनपुट की जगह उसने पता है क्या लिखा है लफ्ज, फेल टू एडजस्ट। तो डिड नॉट माइनस को इधर लिख सकते हैं आप, इधर आके डिड नॉट डिडक्ट को फेल टू एडजस्ट। वेयर आर रजिस्टर्ड जुमुरत डिड नॉट माइनस इनपुट इन द रेलेवेंट मंथ। शुक्र है रेलेवेंट क्लास आपने शायद लिखा हुआ था, नहीं रेलेवेंट क्लास में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था इन द मंथ इन विच इट इज पेड। जिस महीने परचेज आपने की उस महीने आप इनपुट को रिकॉर्ड करना भूल गए। और मैंने यहां लास्ट रेमेडी का लिखवाया है वैसे आपको, अब ही ना लिखाइएगा जज्बात में। तो बाजी में माइनस इनपुट इन द रिटर्न फॉर अगले 6 महीने, एनी किसी एक में भी माइनस कर ले। इट इज अ रेमेडी अवेलेबल टू हर। यू प्लीज रिलैक्स, सुमरत बाजी परेशान होने की जरूरत नहीं, आंसू पहुंचे अपने। यू कैन माइनस, आप माइनस कर सकती हैं अगले 6 महीने में जब आपका दिल चाहे। अच्छा ये ना अगला सवाल, इसकी मैंने हेडिंग दी हुई है, आपसे हेडिंग सर से शायद ज़हन से निकली हो, इस वजह से शायद आपको एकदम क्लिक ना करे। द कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट। और यार जिंदगी के किसी मोड पे इनपुट आउटपुट आ जाए तो परचेज सेल जेन में लाना होता है, ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं पता नहीं क्या हो गया। वो क्या शराइत हैं जो पूरी करें अगर वो परचेज को माइनस करना चाहती है सेल में से। ये एक हेडिंग एक जगह दी हुई थी, शायद आपको भूली हो। ये हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग दी हुई है पेज 449 पे, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट। ये अक्सर बच्चों को भूल जाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार लगा लें। ये 4-5 नंबर का आता है और सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं समझ आती अक्सर बच्चों को। क्या सवाल की रिक्वायरमेंट है यार, पढ़ें। कंडीशंस जो पूरी होनी चाहिए अगर आप इनपुट माइनस करना चाहते हैं आउटपुट में से। जरा पढ़ें पहली लाइन, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इनपुट अनलेस, तो फिर उल्टा यही मतलब बनेगा ना, इनपुट माइनस नहीं कर सकती जब तक के, इसका उल्टा मतलब क्या बनेगा, इनपुट कर सकती हो अगर ये काम कर लो। बताएं जी इनपुट माइनस करने के लिए क्या क्या काम करें। शी शुड होल्ड बिल, शी शुड होल्ड गुड डिक्लेरेशन, शी शुड होल्ड ट्रेजरी चालान, और ये सारा लिखे हैं। तो ये ना जरा हाईलाइट कर लें इस पॉइंट को, क्योंकि ये सवाल भूल जाता है पेपर में कि कहां से आया है। कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, और इन लाइनों को ना पढ़ा करें घर में। इनपुट माइनस करने की शराइत। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46, आइडेंटिफाई द गुड्स दैट शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। और यार वो 3 नंबर का आ गया है, वो चीजें बताएं जिन पे 0 रेट लगना है। हाँ जी 446 पे कौन सी चीजें हैं, एक्सपोर्ट, 5th शेड्यूल, स्टोर्स एंड प्रोविजंस अबाउट, और वो सैलाब जलजला वगैरह टाइप की चीज। अगला सवाल, लिस्ट द सिचुएशंस इन विच द टाइप्स ऑफ गुड्स आइडेंटिफाइड इन ए अबव वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर 0 रेट। कब 0 रेट नहीं होंगी ऊपर वाली चीजें, जब आप री इंपोर्ट करना चाहें या एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बन जाए और एक्सपोर्ट ना करें, वो सारी बात ओवर।